So welcome back to my channel, and in this video we will discuss what is CRR. So let's begin. तो बेसिकली CRR एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जो RBI यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, और हमारी गवर्नमेंट CRR को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और मनी की लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके। मनी की लिक्विडिटी इन द सेंस, मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है, मार्केट में अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। मैं आप लोगों को एक चार्ट के मीडियम से पूरा कैश रिजर्व रेशो समझाऊंगा जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो आप इसको एंड तक देखिए और समझिए। तो सबसे पहले देखते हैं CRR क्या होता है, एक ओवरव्यू देखते हैं कि CRR क्या होता है। तो वो कहते हैं ना, कहीं पर किसी चीज़ को समझने के लिए जरूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसका अंत कहाँ से हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैश रिजर्व रेशो की शुरुआत कहाँ से हो रही है। कैश रिजर्व रेशो बैंक के द्वारा दिया हुआ एक अमाउंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, बैंक के पास जो NDTL है, बैंक के पास जो NDTL है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है, यानी कि पार्ट 1 में बताया है कि NDTL क्या होता है। NDTL को समझने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं NDTL क्या होता है। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है जो बैंक के पास होता है। बेसिकली बैंक के पास जो पब्लिक ने अमाउंट डिपॉजिट करा रखा है वही होता है NDTL। तो उस NDTL का एक फ्रैक्शन मतलब एक हिस्सा, इस NDTL का एक हिस्सा जब हम RBI को देते हैं, मतलब जो NDTL है नेट डिमांड से टाइम लायबिलिटी, उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा जब हम RBI को देते हैं तो उसको कहते हैं कैश रिजर्व। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रेशो में होता है, इसलिए उसको कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बैंक के पास 100 करोड़ का NDTL है। इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेशो सेट कर रखा है कि 4% जो NDTL है बैंक के पास, उसका 4% बैंक को रिजर्व बैंक को देना है। बैंक किसको देगी? रिजर्व बैंक के पास ले जाकर वो पैसा जमा करेगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे 100 करोड़ का 4% कितना हुआ? 4 करोड़। तो ये जो 4 करोड़ का जो हिस्सा है ये पैसा RBI के पास रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि CRR एक फ्रैक्शन है NDTL का जो बैंक के पास होता है। अब देखते हैं कि सवाल ये उठता है कि ये रेशो सेट कौन करता है। तो मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है कि ये रेशो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करती है। सारी पावर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी सेट कर दी है उसके बेसिस पर ही शेड्यूल्ड बैंक जो है हमारे यहाँ हमारी कंट्री में, वो शेड्यूल्ड बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिसीज जो उसने बनाई है उसको फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? रेशो सेट करेगी, किस लिए? ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक रेशो सेट करती है। ठीक है, तो पावर बेसिकली किसके हाथ में होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कैश रिजर्व रेशो NBFI के भी ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी ऊपर अप्लाई होता है ये रेशो? तो नहीं, ये रेशो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और यूं कहें कि NBFI इस रेशो के बाहर है, इस दायरे के बाहर है। तो देखते हैं अब आप
आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर पब्लिक बैंक से पैसा लेती है, ठीक है, तो पब्लिक को तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे जब आरबीआई ने बैंक से पैसा लिया है, मतलब आरबीआई ने ये रिजर्व रख रखा है आपके पास, तो क्या आरबीआई को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है ना, नहीं। ठीक है, आरबीआई यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगी बैंक को। नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल बाय आरबीआई टू द बैंक। अब ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्योंकि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, तो क्या उस रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज या रूल्स बैंक के द्वारा अगर फॉलो ना किए जाए तो क्या उसके ऊपर कोई पेनल्टी है? तो इसका जवाब है हाँ, उसके ऊपर पेनल्टी है। तो यहाँ पर आरबीआई बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देगी रिजर्व केस रिजर्व रेशो पे, ठीक है, लेकिन आरबीआई पेनल्टी लेगी, पेनल्टी जरूर लेगी आरबीआई अगर बैंक ने सीआरआर मेंटेन नहीं किया है आरबीआई के पास तो। लेकिन इंटरेस्ट कोई नहीं देगी इसके ऊपर, आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट कोई नहीं देगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब हमने ये समझा कि केस रिजर्व क्या होता है, रिजर्व आरबीआई इसको कौन सेट करता है, कौन कौन इसके दायरे के अंदर है, कौन कौन इसके दायरे के बाहर है, इंटरेस्ट आरबीआई देती है या नहीं, पेनल्टी आरबीआई लेती है या नहीं। अब आगे देखते हैं कि केस रिजर्व रेशो को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से यूज करती है और किस सिचुएशन में इसको कम करती है या ज्यादा करती है। तो अब देखते हैं कि सीआरआर को गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से यूज करती है एज ए टूल कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और ग्रोथ को भी मेंटेन कर सके। सो लेट्स बिगिन। अब सीआरआर क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। सीआरआर आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सके और जब मार्केट में मंदी आए तो उस चीज को भी मेंटेन कर सके, ठीक है। अब सीआरआर जब हायर होता है तो लिक्विडिटी लोअर होती है और सीआरआर लोअर होता है तो लिक्विडिटी हायर होती है। अब यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब हम केस रिजर्व रेशो को बढ़ा देंगे तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कितनी ज्यादा है, मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, अगर मनी सप्लाई कम है मार्केट में तो लिक्विडिटी कम है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि पब्लिक के पास, बिजनेस के पास कितना पैसा है, वो लोग मार्केट में पैसा किस तरीके से रोटेट हो रहा है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो मार्केट में पैसा सर्कुलेट करेगा, लेकिन अगर लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, पैसा सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो सीआरआर जब हायर होगा तो लिक्विडिटी लोअर होगी और सीआरआर लोअर होगा तो लिक्विडिटी हायर होगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप रखता है अपने आप में लिक्विडिटी से। अब ये कंसेप्ट हमको यहाँ पर समझ में आएगा कि स्लो डाउन और हाई इन्फ्लेशन में किस तरीके से सीआरआर का यूज होता है और किस तरीके से वो काम करता है। तो बेसिकली जब हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, स्लो डाउन मतलब जब मंदी चलती है मार्केट में, जब मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है या आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है सीआरआर को, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देता है, सीआरआर को कम करने का काम करता है। तो अब सीआरआर को रिड्यूस करने से क्या होता है, अब गवर्नमेंट ने क्योंकि सीआरआर को रिड्यूस कर दिया, अब सीआरआर को जब गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी मतलब वो रेशो या परसेंटेज घटा देगी। जैसे पहले 4% था सीआरआर, तो 4% से उसने क्या करा, 1% कम कर दिया, 3% कर दिया। तो ये करने से जो पैसा रिजर्व बैंक के पास था, मतलब अगर रिजर्व बैंक के पास, बैंक ने 100 करोड़ में से 4 करोड़ रिजर्व बैंक के पास जमा किए थे और सीआरआर कम करने के बाद अब बैंक को सिर्फ 3 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के पास जमा करने हैं, तो जो 1 करोड़ है वो रिजर्व बैंक को वापस दे देगी। अब जब बैंक के पास पैसा वापस आ जाएगा तो बैंक
पब्लिक को या कंपनीज को या बिजनेसमैन को लोन दे सकती है। अब बिजनेसमैन के पास और जब पब्लिक के पास लोन आएगा तो मार्केट में वो पैसा सर्कुलेट होगा। कैसे पैसा सर्कुलेट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए पब्लिक के पास पैसा आया तो वो मार्केट जाएंगे, अपनी परचेजिंग करेंगे। मान लो उनको व्हीकल खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, कार खरीदनी है, घर बनवाना है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोन ले सकते हैं। तो जब वो घर बनवाएंगे तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उससे और लोगों के पास पैसा जाएगा, उनके वर्कर्स के पास, लेबर के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास। अगर पब्लिक ने क्या किया, मोटरसाइकिल खरीदी या कार खरीदी, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब इंडस्ट्री की प्रोडक्शन तभी तो बढ़ेगी जब उनके प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा। अब यहाँ पे पब्लिक के पास पैसा आया, वो पैसा किसने दिया, बैंक ने लोन के रूप में। जब पब्लिक के पास पैसा आया तो पब्लिक ने क्या किया, उससे मोटरसाइकिल खरीदी या कार खरीदी, तो अब वो पैसा कंपनी के पास गया। अब कंपनी उससे क्या कर सकती है, अब कंपनी उससे और आगे की ग्रोथ कर सकती है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और मार्केट में मनी भी सर्कुलेट होने लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि महंगाई कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे तो हमने बात की कि स्लो डाउन के टाइम आरबीआई सीआरआर को रिड्यूस करती, तो मार्केट में जो पैसों की मंदी आ गई थी, ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया था, तो उसको एक लेवल पर लाने के लिए आरबीआई ने क्या किया और सीआरआर ने किस तरीके से परफॉर्म किया, वहां पे सीआरआर ने अपना किस तरीके से रोल निभाया। तो अब देखते हैं हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन ज्यादा हुई मतलब महंगाई बढ़ गई, ठीक है। अब महंगाई बढ़ने से क्या होगा, महंगाई बढ़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ने से सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, लोगों को दिक्कत आएगी। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करना है। अब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करेगी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी सीआरआर को बढ़ा के। जैसे पहले मान लीजिए 4% सीआरआर था, तो गवर्नमेंट ने 4.25% सीआरआर कर दिया। तो जहां बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मात्र 4 करोड़ रुपए जमा करने पड़ रहे थे, यहाँ पर बैंक को 4 करोड़ रुपए जमा करने पड़ रहे थे सीआरआर के पास। अब जब 4.2% हो गया, पहले कितना था 4%, इससे बढ़ाकर आरबीआई ने क्या कर दिया 4.25%, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंक को आरबीआई के पास 4.25 करोड़ जमा करना पड़ेगा, यानी बैंक को 25 लाख और ज्यादा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो बैंक के पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया। अब जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो बैंक लोगों को लोन देना बंद कर देगी, क्योंकि उसके पास खुद के पास पैसा कम है, तो वो कम लोगों को लोन दे पाएगी। अब जब लोगों को लोन देना बंद कर देगी तो लोगों के पास पैसा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बैरियर लगा दिया पैसे के ऊपर, ठीक है, उसको एक जगह बंद करके रख दिया गया ताकि वो मार्केट में सर्कुलेट ना हो पाए और इन्फ्लेशन को कम कर सके, महंगाई को कम किया जा सके। तो जब अब लोगों के पास पैसा आना कम हो गया तो वो आगे परचेजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मनी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही थी, ठीक है, एक लिमिट में सर्कुलेट हो रही थी, वहां तक इकोनॉमी आपकी अच्छी चलती है, वहां तक हमारी इकोनॉमी अच्छी चलती है। लेकिन लिमिट से बाहर जाना भी ठीक नहीं है और लिमिट के नीचे रहना भी ठीक नहीं है। जो लिमिट है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर रहना ही सही है, ठीक है। तो ना तो उस लिमिट के बाहर जाना है, ना उस लिमिट से बहुत ज्यादा नीचे आना है, ठीक है। उस लिमिट में, उस लेवल को मेंटेन करके रखना है। तो जब लिमिट से बाहर पैसा मार्केट में सर्कुलेट होने लग जाता है, तब आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। तो जब आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर देती है, बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक आरबीआई में ले जाकर जमा कर देता है, ठीक है। अब जो पैसा बैंक ने आरबीआई के पास ले जाकर जमा कर दिया, बैंक के पास खुद के पास पैसा कम हो गया, तो बैंक लोगों को कम लोन दे पाएगी। जहां पर वो 96 लाख के आसपास लोन दे रही थी, वहां पर 25 लाख रुपए कम का लोन दे पाएगी लोगों को। जब लोगों के पास पैसा आना बंद हो जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्लो डाउन के टाइम सीआरआर को आरबीआई रिड्यूस करता है और मनी सप्लाई को इंक्रीज बढ़ाता है। मतलब मार्केट में मंदी आती है तो सीआरआर भी कम होता है, सीआरआर कम होता है तो उससे मनी सप्लाई बढ़ता है मार्केट में, ठीक है, जिससे ग्रोथ होती है। अब महंगाई बहुत ज्यादा आ गई तो सीआरआर, आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को इंक्रीज करने का काम करता है। सीआरआर इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई कम होती है, ठीक है। तो सीआरआर का आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा।
अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए तो आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ इस कंटेंट के बारे में डिस्कस करें। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के ऊपर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।